हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का अपन माइनर टेस्ट 8 है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेकंड प्रश्न पत्र है मेरे भाई। पहले वाला हिंदी वाला अपन कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। और नई आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, राजस्थान की भी आ चुकी है मेरे भाई। तो अपन कल से क्या करेंगे, राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा आई है उनके अपन चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करने वाले हैं मेरे भाई। चैप्टर वाइज अपन करेंगे तो आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही आपके लिए एक एक सब्जेक्ट के मैंने साथियों क्या है रिवीजन श्रृंखला चलाने का प्रयास किया है। मेरा अभी प्रयास चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, प्रॉपर तरीके से हो चुका है, लगभग सारा कंटेंट है वो। मेन रूप से बात करें तो मैं पहले अपन क्या करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर वो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको अपन जल्दी कवर कर लेंगे मेरे भाई। मैं ज़्यादा इतना प्रयास कर सकता हूँ कि साथियों एक एक क्लास के अंदर से अपन, जैसे अभी मैंने जो नोटिफिकेशन डाला आपके पास में टेलीग्राम पर आ चुका होगा, उसमें से अपन सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक क्लास ही अपन लेंगे, उस एक क्लास के अंदर से मोटा मोटी तौर पर बात करें, चाहे 2 घंटे की हो, चाहे 3 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो, उसमें अपन सारा का सारा अपन प्राचीन भारत है वो अपन कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। तो मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे को भी थोड़ा सा सपोर्ट दिया करो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज बात करते हैं अपन, आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है। एक तरफ अपन विजिबल कर लेते हैं हिंदी वाले, ये लो भाई। सवाल दे रखा है, दी गई आकृति में एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। देने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पासे को देखकर 4 के विपरीत फलक संख्या आपसे पूछी गई है। ऐसा सवाल आ जाए तो देखो मेरे भाई, 4 वाले को पकड़ लो। चलो 4 वाले को अपन एक इसको पकड़ लेते हैं, एक इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करेंगे, 4 हो गया और 5 हो गया और 6 हो गया। अब यहाँ पर से क्या करो मेरे भाई, इन दोनों में कॉमन क्या लाला, 5 5 कॉमन है। तो 5 को छोड़ने के बाद में अपन इसको इस प्रकार से घुमा दो, यहाँ से घुमा दो, इसको स्टार्ट कर दो। 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया। वैसे ही सेम इसमें करोगे मेरे भाई, जो ये 5 आ रखा तो इस प्रकार से इसको घुमा दो। 6 आ गया, 6 के बाद में साथियों 4 आ गया, 4 के साथ में कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से दोबारा से 5 आ गया, ठीक है। पूछा क्या गया है मेरे भाई, 4 के विपरीत पूछा गया, तो 4 के विपरीत कौन सा आया, 2 आया मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही रहेगा। समझ में आ चुका होगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF दे रखे हैं मेरे भाई, एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, इसी क्रम में न है यह नहीं बता रखा है, ठीक है। डी रेखा के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, ठीक। केवल 2 व्यक्ति हैं जो डी और ई के मध्य बैठे हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। एफ बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल एक ही व्यक्ति है डी तथा बी के मध्य बैठा है। बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है वो आपको यहाँ पर से बताना। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा, जब आप निकालोगे कैलकुलेशन कर कर इसको सही तरीके से लिखोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो ई बैठा है, ठीक है मेरे भाई। ये ज़्यादा बताने का टाइम नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इनको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या है। ऐसे सवालों को आप सब कर लेते हो मेरे भाई। इसके अंदर से जब अपन काउंटिंग करने बैठते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कितने मिलेंगे, देखो तो वो मिलेंगे 25 मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एन विद्यार्थी जिनको 1 से लेकर n तक की संख्या दी गई है, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर संख्या में क्रम में बैठे हुए हैं, जिसमें से कि विद्यार्थी के प्रत्येक युग्म जो कि एक दूसरे के बगल में बैठे हुए के मध्य दूरी बराबर है। यदि 8 नंबर वाला विद्यार्थी 20 नंबर वाले विद्यार्थी के ठीक सामने बैठा है तो n का मान आपको बताना है मेरे भाई। जब ऐसे सवालों को अपन करते हैं तो मेरे भाई इसको इस प्रकार से कहते हैं, n/2 -1 वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं मेरे भाई। जब अपन इसको करेंगे तो अपने पास में से क्या आएगा, n/2 बराबर अपने पास में मेरे भाई बात करें तो मोड में अपन लगा देंगे, 20 माइनस का कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। तो n/2 बराबर अपने पास में आ गया मेरे भाई 12 आ गया। n बराबर अपने पास में जो संख्या आएगी वो आएगी 24। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 5 का सवाल दे रखा है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो मेरे भाई इसको अपने को काउंट करना है। तो यहाँ पर से जब अपन काउंट करते हैं तो मेरे भाई एक तो पूरा हो जाता है, ठीक। फिर ये 2 3 इस प्रकार से जब अपन काउंट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से 16 आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF दे रखे हैं मेरे भाई, एक रेल के 3 टियर डिब्बे में क्या कर रहे हैं मेरे भाई, यात्रा कर रहे हैं। उनके पास में 2 नीचे की और 2 मध्य की तथा 2 ऊपर की सीटें हैं। सी तथा एफ के पास नीचे वाली सीटें हैं, डी की सीट बी की सीट के ठीक ऊपर है, ए के पास ऊपर की सीट है। तो मध्य की सीट किसके पास में होगी मेरे भाई, 2 ही कंडीशन इसके अंदर से आपको देखने को मिलेंगी, या तो बी की मिलेगी या फिर ई की मिलेगी। बी और ई कहीं पर है क्या मेरे भाई, आपका बी और ई ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
सवाल दे रखा है नीचे दिए गए चित्र में आपको बताना है, तो मेरे भाई जहाँ पर से जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वो यहाँ पर से बताना है। अच्छा सवाल है, एकदम सरल सा सवाल है, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना मेरे भाई। जैसे एस और ई दे रखा है, एस और ई के बारे में अगर अपन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से एस की संख्या कितनी होती है मेरे भाई 19 होती है। ई की बात करें तो मेरे भाई कितनी होती है 5 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 19 पास 95 हो गया। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरे पर बात करते हैं के और पी। के और पी के बारे में बात करें तो मेरे भाई के की जो संख्या होती है वो 16 होती है और पी की जो संख्या होती है वो 11 होती है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 176 आएगा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अपन इसमें लगा दो मेरे भाई। यहाँ पर से कितना दे रखा है 160 दे रखा है, तो इसको आराम से निकाल सकते हो। टी की जो संख्या है वो कितना है कि मेरे भाई 20 आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर से अपने पास में से कितना दे रखा है 160 दे रखा है। इसमें से अपन भाग दे दो मेरे भाई 20 का, तो 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से कट गया तो यहाँ पर 8 आ गया। 8 कितने पर है मेरे भाई, यहाँ पर से 8 किस पर आता है, एच पर आता है। एच यहाँ पर से आ जाएगा, एच है कहीं पर, ये लो भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए बी सी डी ई एफ उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस क्रम में नहीं बैठे हैं। ए और बी के ठीक बीच में साथियों दे रखा है, क्या बता रखा है, ए और बी ठीक बीच में है। ये दोनों तो ठीक बीच में आ जाते हैं। और साथ में बात करें तो ई और एफ पंक्ति के दोनों किनारों पर है। सी और ई के ठीक बाएं और बैठा है। ठीक है मेरे भाई, तथा डी के ठीक पास नहीं है, तथा एफ के दाएं और चौथे पर कौन बैठा है, तो मेरे भाई यहाँ पर से सी बैठा है। इसको आप करोगे जब आप आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं भारतीय जैव प्रौद्योगिकी का जनक मेरे भाई पुष्पामित्र भार्गव, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के अंदर नई दिल्ली में। तीनों बात सही है मेरे भाई, तीनों सुमेलित हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर से याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है मेरे भाई, याद रखना है। दूसरी बात मेरे भाई जो साइंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत 11th-12th की भी साइंस पढ़ लेना मेरे भाई, क्योंकि आरपीएससी जो हाल ही के अंदर से जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें अंदर से साथियों 11th-12th के अंदर से आरपीएससी सवाल पूछी थी, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्नियोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में सही कथन का चयन करना है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं इसका विकास स्टैनले कोहन, पॉल चोंग और हर्बर्ट बोयर द्वारा किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें से वांछित डीएनए खंड को रेस्ट्रिक्शन एंडियोन्यूक्लियोज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, तो मेरे भाई जोड़ा थोड़ी जाता है इससे, तो काटा जाता है। क्या जाता है, काटा जाता है, तो ये बात है गलत आती है, तो यहाँ पर से गलत आ गए। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, के सही है, ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है क्लोनिंग वाहक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं कि क्लोनिंग वाहक परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्लाज्मिडम PBR 322 है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं जीवाणु भोजी 24 KB के डीएनए खंड को क्लोनिंग की जा सकती है, बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका बात करें देखो पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है सुमेलित करना है। एक तरफ से आपको सूची 1 और सूची 2 के बारे में बात कर रही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ ब्लास्टिंग, तो मेरे भाई ये डीएनए में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं वेस्टर्न ब्लास्टिंग के मेरे भाई यहाँ पर से आपको प्रोटीन में देखने को मिल जाता है। नर्द ब्लास्टिंग के बारे में बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको आरएनए में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ए में ए है, बी में सी है, बी में सी कहाँ पर है मेरे भाई, ए की में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे माना जाता है, तो मेरे भाई याद रखना किसको माना जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि स्तंभ कोशिका के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। पहला बात करते हैं यह अविभाजित बने रहते हुए विभाजित के लिए कई चक्रों को पूरा करने में सक्षम है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं टोटीपेंटेंस स्तंभ कोशिका मानव शरीर में पाई जाने वाली किसी भी कोशिका को रूपांतरित हो सकती है, बात भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं दंत गुहा में मल्टी पेटेंट कोशिकाएं विकसित करने की क्षमता होती है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, यहाँ पर से तीनों लगाओगे तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बिरसा 1001 किस रोग के उपचार हेतु विकसित की गई जीन एडिटिंग थेरेपी है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई।
तो याद रखना ये आती है स्किल सेल एनीमिया के लिए विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विकसित भारत जी राम जी अभियान अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों की वैधानिक रोजगार गारंटी प्रदान की गई है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, कृषि श्रम की उपलब्धता हेतु 60 दिन की समेकित विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं। बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 की, बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंतर्गत रोजगार प्राथमिकता हेतु 4 क्षेत्र हैं। कितने हैं साथियों? 4 क्षेत्र हैं, वो निर्धारित किए गए हैं। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। A, B, C तीनों सही है मेरे भाई। यहाँ पर से चौथा है वो गलत आ जाता है। जी राम जी के बारे में मैंने कंप्लीट करवा रखा है मेरे भाई, MCQ जाकर देख लेना। एक सीरीज चला रखी है, उसमें से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपन योजना करते हैं। उस योजना वाले में आपको कंप्लीट चर्चा कर रखी है। जैसा सवाल बन सकता है वो सारी की सारी चर्चा आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से A, B और C, A, B, C पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण था, ये बात भी ठीक है। इस सम्मेलन की थीम संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य की ओर कल्याण का विज्ञान और अभ्यास रखी गई थी। ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें तो कौन सा सत्य है, तो यहाँ पर से तीनों के तीनों कथन सत्य है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि काशी तमिल संगम 4.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो साथियों, ये 2 से लेकर 10 दिसंबर, 15 दिसंबर नहीं था मेरे भाई, कितना था, 10 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर से किया गया था? वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में इसका आयोजन किया गया था, न कि तमिलनाडु में। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। नहीं भाई, इसका किसने किया था? तो ये भी याद रखना, ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? याद रखना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये बात भी गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दिया गया है, इस सम्मेलन में लेटर्स लर्न तमिल करल कर कलम कर कलम पर आधारित था। ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 से 13 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 20वीं बैठक के दौरान किसे यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो मेरे भाई याद रखना, वो दीपावली को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक बात आती है। इसमें से 250 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात गलत आती है। कितनी इकाइयाँ हैं लाला? यहाँ पर से 8 इकाइयाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, 8 इकाइयाँ हैं। प्रत्येक यूनिट का है वो 250 यूनिट, मतलब कि प्रत्येक है वो 250 मेगावाट तक मतलब उत्पादित कर सकती है। कुल उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 2000 मेगावाट का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह NHPC द्वारा विकसित की जा रही है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस परियोजना के अंतर्गत उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जा रहा है। ये बात भी सही है। ACD सही है मेरे भाई। यहाँ पर से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आयोजित 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह सत्र 1 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, इस सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें आयोजित होगी। ये बात भी ठीक है। इस सत्र में के दौरान कुल 10 विधेयक पारित किए गए। ये बात गलत आती है। इस सत्र के दौरान सदन की कार्य निष्पादन दर 111% रही। ये बात भी सही है। A, B और D, ABD कहीं पर है मेरे भाई? यहाँ पर से बात करें तो ABD पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूरसंचार आधारित सुरक्षा चेतावनी प्रणालियों को लागू करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ में MOU हस्ताक्षर किया है? तो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है, तो याद रखना ये रिलायंस जियो के साथ में किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 24 का सवाल।
24 के सवाल में कहा गया है कि 20 दिसंबर को लोथल गुजरात स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के निर्माण में सहयोग हेतु किस देश के साथ में एमओयू हस्ताक्षर किया? तो मेरे भाई याद रखना, नीदरलैंड के साथ में किया है। किसके साथ में? नीदरलैंड के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 दिसंबर को केंद्र सरकार ने विभिन्न सरकारी भवनों के नाम परिवर्तित किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ बताया गया, इसका नाम नया नाम है, याद रखना है। राजभवन के बारे में बात करें तो मेरे भाई इसको लोक भवन कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात करें तो कर्तव्य भवन इसको कहा गया है मेरे भाई, याद रखना। ए में पहला है, बी में तीसरा है, सी में दूसरा है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण संभावनाएं, अवसर और नीतिगत ससूतियों शीर्षक से जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह रिपोर्ट नीति आयोग व आईआईटी मद्रास के नेतृत्व वाले नॉलेज पोर्टल्स के संघ द्वारा तैयार की गई, ठीक बताती है। यह रिपोर्ट एनईपी 2020 में परिकल्पित घर में अंतर्राष्ट्रीयकरण पर केंद्रित है, यह बात भी ठीक है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत वैश्विक शोधकर्ताओं को आकर्षित करने हेतु भारत विद्या कोष व विश्व बंधु छात्रवृत्ति या फिर फ्लैगशिप पहल किए जाने की सिफारिश की गई, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 27 का सवाल दिया गया है। 27 के सवाल में कहा गया कि 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो मेरे भाई खेल में किसको दिया गया? योग्यता को दिया गया। पर्यावरण में पूजा को दिया गया। कला संस्कृति में सुमन को दिया गया। वीरता में साथियों व्योम प्रिया को दिया गया था, याद रखना है। पहला दूसरा तीसरा सारे मिले हुए हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर से सारे मिले हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया, ठीक है। ये 14वां संस्करण था, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने रजत नहीं जीता था लाला, कौन सा जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था? कांस्य जीता था। और किसको हराया था वो भी याद रखना, अर्जेंटीना को हराकर जीता था, ये भी याद रखना है। तो ये बात गलत आती है, सत्य कथन पूछा गया तो ए और बी लगा दो यहाँ पर से। ए और बी ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पुस्तक दे रखी है मेरे भाई, द पुस्तक सेज रिडेमेडीज हिंदुज़म द लाइफ लेंसेज एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक कौन है? तो मेरे भाई याद रखना शशि थरूर है, बहुत बार पूछी जाती है इनकी पुस्तक, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ये मैंने बात करवा दी थी मेरे भाई, यहाँ पर से आपको मैंने करवाया था ना दिसंबर वाली, उसमें से आपको देखने को मिल जाता है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें, देखो साथियों, पहला आ जाता है यह अमेरिका का संचार उपग्रह, ठीक है। इसरो ने साथियों इसको LV-M3 M6 द्वारा लॉन्च किया गया, बात भी ठीक है। इसे निम्न भू कक्षा में स्थापित किया गया, यह बात भी ठीक है। यह भारत से लॉन्च अब तक का सबसे भारी उपग्रह है, यह बात भी सही है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ABCD कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, यह पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कोऑपरेटिव अभियान श्रेणी के सोशल मीडिया के सर्वोत्तम उपयोग के लिए दिया गया, ठीक बात आती है। दूसरा पुरस्कार विशेष प्रतिष्ठित प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया, बात भी सही है। दोनों कथन सही मेरे भाई, ए और बी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई याद रखना, ये कहाँ पर है? ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? तो मेरे भाई 2015 में लागू की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्था के बारे में सही कथन बताना है। पहला बात करते हैं, इसका विकास सीतापुरा जोधपुर में किया, सीतापुरा जयपुर में किया जा रहा है, तो ये मेरे भाई गलत आती है। कहाँ पर से किया जा रहा है? जोधपुर में किया जा रहा है, ठीक है, ये बात यहाँ पर से गलत है। दूसरा बात करते हैं, इसमें अध्ययन हेतु 4 स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ठीक है।
इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में उभरती हुई तकनीक का उपयोग है। ये बात भी ठीक है। दूसरा तीसरा सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग दृष्टिकोण को अपनाते हुए किसानों के लिए विकसित किया गया सिंगल विंडो एकीकृत पोर्टल कौन सा है? तो मेरे भाई याद रखना ये आता है राजस्थान किसान सारथी पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके पास में मैथ के सवाल आ जाते हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। सवाल दे रखा है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें से साथियों प्रत्येक में 100 अंक का है, ठीक है। तो मतलब कि तीनों है, तीनों का प्रत्येक का तो मेरे भाई 3 का कितना आ गया, 300 आ गया। बाद में कह रहा है कि मेरे भाई पहले 2 का बता रहा है 72 और 56 अंक ले रहा है। वो कितना ले रहा है मेरे भाई, 72 और 56 अंक लेकर आया। कुल उसे 75% अंक प्राप्त करने के लिए तीसरे प्रश्न पत्र में उसको कितना प्राप्त करना पड़ेगा। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले अपन बात करें 300 का 75% अपन निकाल लेते हैं। निकालोगे तो अपने पास में से कितना आएगा, 225 आ जाएगा। 225 आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, 72 को जोड़ दे और 56 को जोड़ दे। इन दोनों को जब जोड़ेगा तो 128 आएगा। कितना आएगा, 128 आएगा। बाद में क्या करेगा, 225 में से 128 घटा दे तो यहाँ पर से कितना आएगा मेरे भाई, 97 आएगा। 97 आपको स्कोर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% अशुद्ध मिलावट की पाई गई है। इसमें से कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए, वो बताया गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें टोटल कितना लाला, टोटल है 50, ठीक है। इसमें से साथियों 20% है वो आपको क्या पाई गई, अशुद्ध पाई गई। तो यहाँ पर से 50 का 20% काट दे मेरे भाई, यहाँ पर से कितना हो गया, यहाँ पर से आपको 10 निकाला। शुद्ध आपके पास में कितना आया मेरे भाई, शुद्ध आपके पास में जाता है 40। अब यहाँ पर से मेरे भाई क्या बता रखा है, यहाँ पर से 5% रखने के लिए को बता रहा है। तो 10/50 प्लस का अपने को अक्स कर दे कि ये मिलाया जाए और साथ में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बराबर आपके पास में 5 आ जाएगा। तो अक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आएगी 150 लीटर। कितने आएगी, 150 लीटर आएगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि y का x परसेंट प्लस x का y% किसके बराबर है। अच्छा है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई। यहाँ पर से करा है कि x/y/100, x गुणा y/100 आ गया, प्लस का x गुणा y/100 आ गया। ये कहा गया है, दोनों का आपने जोड़ा 2xy/100 आ गया। बाद में अपने पास में से क्या निकल कर आया मेरे भाई, xy का 2% आपके पास में निकल कर आया। कहीं पर है क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है, शेष 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास में से 2940 रुपये शेष रह जाते हैं। तो उसका वेतन आपसे पूछा गया है मेरे भाई। यो न्यू कह देख मेरे भाई, सीधी सी बात है, उसके पास में अक्सर रुपये की सैलरी आ जाती है। खर्च उसने कितना कर दिया गया मेरे भाई, 12.5% कर दिया गया। मतलब कि मेरे भाई 1/8 कर दिया गया। 1/8 कर दिया गया तो मेरे भाई यहाँ पर से x माइनस का 1/8 करा तो अपने पास में कितना आएगा, 7/8 x आ गया। ये उसके पास में शेष रह जाती है। अब क्या करा मेरे भाई, ये 30% है वो अपने मकान किराए पर दे देता है। तो देने दो भाई, 7/8 x गुणा 30/100 कर दे मेरे भाई। यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर से आएगा तो तेरे पास में 21 बटा कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 21/x आ जाता है। ये उसके पास में बच गया। अब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर से इसने 30% का निकाल दिया। अब यहाँ पर से 7/8 माइनस का 21/80 करवा अपने पास में से आएगा 49/80 आ गया। ये निकाल लिया तूने। अब यहाँ पर से क्या है, इसके बराबर उसके पास में कितना बच जाता है, 2940 बच जाता है। 2940 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, 2940 गुणा क्या कर दोगे मेरे भाई, 80 कर दोगे, 49 का भाग दे दोगे। जब इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आपके पास में 4800 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने ए को मत दिया, शेष के 60% मतदाताओं ने बी को मत दिया, शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यदि ए को मत देने वाले तथा अपने मत का प्रयोग न करने वालों की संख्या का अंतर 1200 है तो कितने मतदाताओं ने इस चुनाव में मत देने का अधिकार था, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर से एक के बारे में बात की गई है तो यहाँ पर से आपके पास में से 30 आ जाता है। शेष कितना बचा मेरे भाई, यहाँ पर से शेष बच गया मेरे भाई 100 माइनस का 30 बराबर आपके पास में 70 बच गया। अब यहाँ पर से क्या करा कि मेरे भाई बी के बारे में बात हो रही है। इस बी के बारे में बात करें तो 60% हो रहा है वो। तो यहाँ पर से 70 गुणा
0.60 बराबर आपके पास में से 42 अक्स आपके पास में से देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 40% लोगों ने क्या नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, प्रयोग नहीं किया। कितना नहीं किया, 40% ने। तो यहाँ पर से 70 गुणा 0.40 कर देगा तो यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से आएगा वो आ जाता है यहाँ पर से 7 चौक 28, ठीक, 28 आ गया। तो यहाँ पर से क्या करेगा, 30 माइनस का 28 बराबर अपने पास में से 2% आ गया। तो यहाँ पर से 0.02 गुणा n बराबर अपने पास में कितना है, 1200 है मेरे भाई। यहाँ पर से जो संख्या दे रखी है 1200 आ गई। n की वैल्यू अपने को निकालनी है, 1200 बटा 0.02 है। तो यहाँ पर से जब इसको भाग देगा तो मेरे पास में कितना आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में आएगा 60,000, क्योंकि 0 हटाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखे, किसी परीक्षा में गणित में 65% विद्यार्थी तथा अंग्रेजी में 75% विद्यार्थी असफल हुए, जबकि दोनों विषयों में साथियों 48% विद्यार्थी असफल हुए। यदि परीक्षा में दोनों विषयों में मिलाकर 38 विद्यार्थी पास हुए तो बताओ परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। पहले बात ये कह रहा है कि 65 इंग्लिश गणित में हो रहे हैं, फिर बाद में बात करें तो 75 हैं वो इंग्लिश में हो रहे हैं, और 48 दोनों में हो रहे हैं। तो इस दोनों में रहे तो उसको घटा दो मेरे भाई। यहाँ पर से कितना आ गया, 140 माइनस का कितना आ गया, 48 आ गया। जब अपने पास में से कितना आएगा, 92 आपके पास में देखने को मिलेगा। यहाँ पर से 100 माइनस का 92 कर दे तो बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 8% आएगा। जब संख्या पूछी गई तो यहाँ पर से कितना आएगा, 0.08 अपन कर देंगे और इंटू n कर देंगे, बराबर अपने पास में कितना 48 आ जाते हैं। ये लो भाई 48 आ गए। n के बराबर अपने निकालेंगे तो 48 बटा 0.08 अपने पास में से देखने को मिलेगा। 8 से 48 मतलब कि 6 बार कटेगा, 0 हटाएगा तो अपने पास में 600 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखे कि एक संख्या का 1/3 96 है, उस संख्या का 67% कितना होगा, वो आपसे पूछा गया है। मतलब कि भाई ये एक संख्या अक्स आ गई, उसका 1/3 1/3 अक्स बराबर अपने पास में 96 है। तो लाला अक्स की जो संख्या आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 288 आएगा। कितना आएगा, 288 आएगा। अब अपने को 67% उसका निकालना है तो 288 गुणा 67 बटा 100 कर दे तो मेरे भाई यहाँ पर से आएगा 192.96 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस संधि के तहत मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 29 अगस्त 1765 की बात आती है। 29 अगस्त 1765 की बात आती है। तो इसमें से मुगल सम्राट की तरफ से तो था शाह आलम और कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के मध्य एक संधि होती है, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। कब होती है, तो 17 अगस्त होती है, 17 अगस्त 1765 को होती है। दोनों के बारे में याद रखना, मुगल की तरफ से कौन था, शाह आलम सेकंड था, जबकि कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव था। नेक्स्ट बात करते हैं। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, तो मेरे भाई ये अवध के बारे में कहा था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। पहली बात तो ध्यान में रखना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो कब लागू होती है, तो 1820 को लागू होती है। कब होती है, 1820 को लागू होती है। पहला बात करते हैं, इस व्यवस्था के प्रतिपादक टॉमस मुनरो थे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड, बता रखा है मेरे भाई, कैप्टन रीड ने तो सिफारिश की थी। साथियों बाद में क्या करा कि पंजाब क्षेत्र में लागू किया, तो पंजाब में थोड़ी था मेरे भाई, ये तो मद्रास हो गया। मद्रास के साथ में दूसरा कौन सा था, बम्बई आ गया मेरे भाई, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी इनके अंदर से लागू हुआ था, पंजाब का तो कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर से आपका दूसरा जो कथन है वो यहाँ पर से असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, और देखो मत आप गए। नेक्स्ट बात करते हैं, नील आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से नील आयोग के बारे में अगर बात करें तो इसमें से 1860 की बात आती है। 1860 के अंदर से बात करें तो मेरे भाई इसका जो 5 सदस्यीय का आयोग बनाया जाता है नील आयोग, जिसमें से WS सीटन है वो इसके अध्यक्ष होते हैं मेरे भाई। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, 3-4 सदस्यों के बारे में और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से एक आता है R टेम्पल आता है जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक आता है मेरे भाई रेव जे सेल आता है। दूसरे बात करें तो WF फर्ग्यूसन आता है। एक आता है मेरे भाई चंद्रमोहन चट्टोपाध्याय। इस प्रकार से मतलब 5 लोगों का एक नील आयोग का गठन किया जाता है 1860 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलवी अब्दुल्ला शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, मौलवी अब्दुल्ला शाह ने चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, मौलवी अब्दुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार किया, ये बात भी ठीक है।
तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र पंच नामक पत्रिका से संबंधित नहीं था। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ये सवाल जरूर छप सकता है, तो याद रखना इन मेमोरियल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल शासकों का सही कालक्रम आपसे व्यवस्थित करना है। जहादार शाह के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, ये आता है इनका 1712 से 1713 आता है। कब आता है? 1712 से 1713 आता है। दूसरा बात करते हैं रफीद उद्दौला, तो मेरे भाई इनका 1719 आता है। दूसरा बात करते हैं आलमगीर द्वितीय, तो इनका 1754 से लेकर मेरे भाई 1759 तक आता है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं अहमद शाह, तो मेरे भाई इनका होता है 1748 से 1754 आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में, तो 1719 से आता है मेरे भाई। इनका कितना आता है? 1719 से 1900, थोड़ा सा याद रखना, 1719 से इनका कितना आता है मेरे भाई। इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, 1900 नहीं है, 1748 है यहाँ पर। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? 1748 था। फिर लास्ट वाले बारे में बात करें तो मेरे भाई 1700 इनका बात करें तो यहाँ पर से 1748 तक था इनका। अब इनका क्रम आप आराम से जमा सकते हो मेरे भाई। कभी कभार भूल जाता हूँ यार, ऐसा मत सोचा करो कि यार ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती दिमाग में। जहांदार शाह के बारे में अगर बात करें देखो मेरे भाई, सबसे पहला नंबर इनका आता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई रफीदुल्ला का आता है। ठीक है। तीसरा बात करते हैं मोहम्मद शाह का प्रथम का आता है। ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से उनको जमा सकते हो, तो आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंसी की रिपोर्ट 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना नाम आता है कर्नल आउट्रम आता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया। तो मेरे भाई याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिशों को विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही कौन थे मेरे भाई। पहली बात 30 जून 1857 की बात आती है, चिन्हट का युद्ध होता है। ठीक है। चिन्हट के युद्ध के अंदर से बात करें तो ब्रिटिशों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? हेनरी लॉरेंस थे। जबकि चिन्हट के अंदर से इधर से बात करें तो मेरे भाई अहमदुल्ला शाह थे इसके अंदर से। और इसमें से हार किसकी होती है मेरे भाई? याद रखना ब्रिटिशों की इसमें हार हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी। तो मेरे भाई याद रखना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में अगर बात करें तो 15 जनवरी की बात आती है। 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थापना की जाती है मेरे भाई। याद रखना इसमें से इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था भारतीय भाषाओं और शस्त्रों का अध्ययन है, तो इसका स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट पहला बात करते हैं, यहाँ पर से आएगा भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन है, तो इसकी स्थापना की जाती है 15 जनवरी 1784 को। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि शिक्षा में अधोमुखी निष्पदन का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, वो पूछा गया है मेरे भाई। इस सिद्धांत के बारे में अगर बात की जाए तो 1835 की बात आती है। 1835 के अंदर से लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित गवर्नर जनरल के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन करना है। पहला बात करते हैं रिंग फेरेस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग के समय आती है। कन्या वध निषेध, लॉर्ड विलियम बेटिक की आती है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी के समय आता है। नेक्स्ट बात करते हैं इल्बर्ट बिल विवाद, तो मेरे भाई इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आता है 1880 से 1884 के मध्य आपको देखने को मिल जाता है। ठीक। जबकि लॉर्ड लिटन है, इसका जो कार्यकाल था वो 1876 से लेकर 1880 के अंदर था, आपको थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं 30 जून 1857 को चिन्हट की लड़ाई में भारतीय क्रांतिकारियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को हराया था, वो आपसे पूछा गया है। जो मैंने पहले क्वेश्चन करवा कर आया मेरे भाई वही वापस आ गए, तो ये हेनरी लॉरेंस को हराया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखेगा 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न पुस्तकों को असुमिलित युगम का चयन करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं असबाब ए बगावत, तो सैयद अहमद खां की है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा माझा प्रवास। माझा प्रवास है मेरे भाई, ये किसकी है? ये विष्णु भट्ट गोडसे की है, याद रखना किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की है, ये याद रखना इनकी है। ठीक है। ये नहीं है सीताराम पांडे की, ये पुस्तक नहीं है मेरे भाई। सीताराम पांडे की पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो इनका आता है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, आपके नाम से देखने को मिल जाती है। इनकी पुस्तक है सीताराम पांडे की। नेक्स्ट बात करते हैं
अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में असुमेलित का चयन करना है। पहला बात करते हैं सेंसरशिप अधिनियम 1799 की बात आती है। लाला कब आती है? 1799 की बात आती है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं लाइसेंसिंग अधिनियम है 1823 में आता है, किसके समय? जॉन एडम्स के समय आता है। दूसरा बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है मेरे भाई 1878 के अंदर से लॉर्ड लेटन के द्वारा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं समाचार पत्र के बारे में बात करें तो 1908 में नाम आता है मिंटो सेकंड के समय आता है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई याद रखना वुड डिस्पैच को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको क्रांति केंद्र दे रखा है, दूसरी तरफ आपको दमनकर्ता दिया गया है। अवध के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सर कातिल कैमल मिलेगा, ठीक। तीसरा आ गया। दिल्ली की तरफ अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा जॉन निकोलसन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी की तरफ अगर जाओगे तो आपको मिलेगा रोज मिलेगा, और इलाहाबाद की तरफ से कर्नल नील देखना को आपको मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ए में तीसरा है, बी में चौथा। ए में तीसरा, बी में चौथा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके मध्य हुई, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो 30 दिसंबर की बात आती है। कब की बात आती है? 30 दिसंबर 1803 की बात आती है। 30 दिसंबर 1803 के अंदर से ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये संधि होती है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? तो मेरे भाई किसको कहता है? लॉर्ड कार्निवाल्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? निम्नलिखित में से असुमेलित आपको बताना है। पहला बात करते हैं सन्यासी विद्रोह बंगाल, ठीक है। चेरी विद्रोह बात करें तो मेरे भाई बिहार है। दूसरा बात करते हैं रामोसी विद्रोह उड़ीसा दे रखा है मेरे भाई। उड़ीसा न होकर यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई? महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं खासी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता आपसे पूछा गया है। खासी विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो ये 1829 से 1833 के मध्य चलता है। इसके अंदर से बात करें तो तीर्थ सिंह इसके क्या रहते हैं मेरे भाई? नेतृत्वकर्ता रहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक सीतापुरा जयपुर में किया गया, ठीक बताती है। इस समिट के दौरान लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के 10,640 MOU हस्ताक्षर किए, ठीक बताते हैं। इस समिट के दौरान सर्वाधिक निवेश समझौता खनन थोड़ी था मेरे भाई, ऊर्जा था। ऊर्जा याद रखना है। ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र के बारे में बताया गया तो ये बात गलत आती है। पूछा गया निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मेरे भाई आपका तीसरा ही सत्य नहीं है, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करते हैं इस योजना के परिचालन अवधि 8 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक निर्धारित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इसके अंतर्गत पर्यटन इकाइयों के लिए परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन पैकेज का लाभ लेने के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपए तक की गई, बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत 15 क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया, ये बात ठीक है। ए और सी सही है मेरे भाई, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं रीको द्वारा विकसित किए जा रहे विशेष निवेश क्षेत्रों व पार्कों के संबंध में निम्नलिखित में असंगत युग्म आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें तो देखो एक तरफ से आपको पार्क और अवस्थिति दे रखी है, इनसे सवाल याद रखना मेरे भाई आ सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई सोलर पैनल निर्माण है, ये सीतापुरा जयपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 9 दिसंबर 2024 को जारी MSME नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करते हैं इस नीति के अंतर्गत प्लास्टिक उत्पादकों के वैकल्पिक उत्पाद के विनिर्माण में लगी MSME इकाइयों को पूंजीगत निवेश का 75% अनुदान दिया जाएगा, बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में लगे हुए MSME उद्यमों को पूंजीगत निवेश का 50% पर अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा, एक बात एकदम सही है मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इस नीति के अंतर्गत MSME 2024 के तहत चयनित प्रोजेक्ट को 50 करोड़ रुपए तक का ऋण सीमा 5% तक अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ये बात यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमसेंड नीति 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। जितने भी नीति हैं, जितने भी योजनाएं हैं, वो साथियों मैंने करवा रखी हैं, जाकर देख लेना। वो एमसीक्यूज वाली श्रृंखला है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित है। ठीक है, तो यहाँ पर से पहला बात करते हैं एमसेंड नीति के निर्माण में प्रयुक्त ओवर बर्डन और दे DMFT की राशि 100% छूट प्रदान की जाती, ठीक बात आती है। मौजूदा एमसेंड नीति के उत्पादों को 20% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाकर 2028-29 तक 50 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना है, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं एमसेंड यूनिट को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा, ये बात यहाँ पर से सत्य है। ए और सी सही है, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान खनन नीति 2024 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं खनन क्षेत्र में 2047 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक बताती है। दूसरा बात करते हैं वर्ष 2029-30 तक खनन रियायत क्षेत्रों को राजस्व की कुल भूमि का 2% करना, ये बात भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2046-47 तक राज्य के GSDP में खनन क्षेत्र के योगदान का 8% तक करना, ये बात साथियों गलत आती है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मेरे भाई सी ही सत्य नहीं है, सी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य जिला एक उत्पाद योजना के अंदर से आपको इनको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पीला मार्बल की तरफ अगर जाओगे तो जैसलमेर जाओगे, पर्यटन की तरफ अगर जाओगे तो मेरे भाई सवाई माधोपुर की तरफ जाओगे, ठीक है। फर्नीचर पेंटिंग की तरफ अगर जाओगे तो सीकर की तरफ जाओगे, और ब्लॉक प्रिंटिंग की तरफ से जाओ जयपुर ग्रामीण की तरफ आप चले जाना है यहाँ पर से, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा कौन सा, यहाँ पर से तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, संस्था और स्थापना वर्ष दे रखा है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, तो मेरे भाई 1974 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिको के बारे में, तो 1980 में इसकी स्थापना की जाती है। राजसिको के बारे में अगर बात करें तो 1961 में की जाती है। निवेश संवर्धन ब्यूरो के बारे में 1991 में इसकी स्थापना की जाती है, थोड़ा सा याद रखना। ए में चौथा है, बी में तीसरा है, ए में चौथा, बी में तीसरा, ए में चौथा, बी में तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना इसका था तीव्र और अधिक समावेशी और सुस्थिर वृद्धि था, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 74 का सवाल दिया गया है। सवालों के बारे में बात करें तो सूची और सूची को सम्मिलित करना है। बुल के बारे में अगर बात करें तो बुल क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना बुल आपको देखने को मिलेगा एक सट्टेबाज है जो अधिक कीमत पर बेचने की उम्मीद में शेयर खरीदता है, तो उसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बेयर के बारे में, तो मेरे भाई बेयर कहा जाता है एक सट्टेबाजी के अंदर से आपको देखने को लगा जो सट्टेबाजी में भविष्य में कीमतों को गिरावट पर उम्मीद करता है और गतिविधियों को बेचता है, तो यहाँ पर से बेयर करता है। दूसरा बात करते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के बारे में बात करें तो यह एक निश्चित मात्रा में प्रतिभूति खरीदने के एक विकल्प आपको देखने को मिलेगा, एक लास्ट बचता, तो यहाँ पर से तीसरे वाला इसको मिला दो। ए में कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर से ए में दूसरा है और बी में चौथा है, और यहाँ पर से सी में कौन सा आएगा मेरे भाई, सी में पहला था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे 2 कथन दे रखे हैं मेरे भाई, कथनों के बारे में बात करते हैं। पहला बात करते हैं देखो मेरे भाई अभिकथन के बारे में, प्राथमिक बाजार को अक्सर नए निर्गम बाजार के रूप में जाना जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर से बात सही है। दूसरा बात करते हैं प्राथमिक बाजार में नई और पुरानी कंपनियों नए निर्गम द्वारा पूंजी एकत्रित कर सकती है, बात भी सही है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है मेरे भाई और व्याख्या भी सही हो रही है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा छिंतर का। छिंतर के सवाल के बारे में बात करें तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें तो 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ रुपए नहीं है मेरे भाई, 80 करोड़ रुपए याद रखना है। 80 करोड़ रुपए व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक बात आती है। यह बात यहाँ पर से 80 करोड़ आएगा, ये याद रखना है। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिकार देता है, बात भी ठीक है। ए और सी सही है मेरे भाई, ए और सी सही है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची को सम्मिलित करना है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं राष्ट्रीय योजना नीति 1938 आती है। लोगों की योजना या फिर जन योजना के बारे में अगर बात करें तो 1945 आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं बॉम्बे प्लान 1944 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गांधीयन प्लान के बारे में अगर बात करते हैं मेरे भाई, आपको 1942 देखने को मिलता है। सर्वोदय प्लान आपको 1950 देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नीचे कथन दे रखे उन कथनों के बारे में अपने को देखना है मेरे भाई। अच्छा सवाल दिया गया है, देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उर्वरकों पर अनुदान केंद्र सरकार देती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जल पर अनुदान राज्य सरकारों द्वारा नहीं दिया जाता, ये बात साथियों गलत आती है, दिया जाता है इस पर तो, ठीक है, बात गलत है। दूसरा बात करते हैं कि हाल ही में के वर्षों में कृषि पर सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा हिस्सा कृषिगत आगतों व खाद्यान्नों के लिए बढ़ते हुए अनुदान के रूप में चालू व्यय को प्रयुक्त किया, ये बात भी ठीक है, ठीक, ये बात यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं अनुदानों के बढ़ते हुए व्यय को भारत में विकसित विकास पर व्यय के रूप में नहीं समझाता, ये बात साथियों गलत आती है। चालू व्यय पर आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। सही कौन सा है तो मेरे भाई यहाँ पर से ए और सी सही है, ए और सी से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। पहला बात करते हैं यह योजना पीसी महाबलेशियन मॉडल पर आधारित थी, नहीं भाई, बात गलत आती है। ये कौन से पे थी, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये बात आती है। इसे में कृषि क्षेत्र प्राथमिकता रखा गया था पहले में, ठीक बात आती है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी लेन देन की तिथिवार एवं क्रमवार सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं तो मेरे भाई याद रखना, उसको क्या कहते हैं, जर्नल कहा जाता है या फिर रोजनामचा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सूची बनाओ, सूची को तो सम्मिलित करना है। एक तरफ पशुधन दे रखा है, दूसरी तरफ राजस्थान का हिस्सा दिया गया है। गोवंश के बारे में बात करें तो 7.42% देखने को मिलेगा। भैंसों के बारे में बात करें तो 12.47% देखने को मिलेगा। बकरियों के बारे में बात करें तो 14% देखने को मिलेगा। और भेड़ के बारे में बात करें तो 10.64% आपको देखने को मिल जाता है। ए में तीसरा है, बी में पहला, ए में तीसरा, बी में पहला, तो यहाँ पर से तो दो आ गए मेरे भाई। और सी में बात करें तो सी में चौथा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में ज्वार और सोयाबीन की फसल मुख्य फसलें हैं तो मेरे भाई ये याद रखना कौन से में है, ये 5वें में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों दिए गए उन कथनों के बारे में अपने को बताना है। अच्छा सवाल दिया रखा है। पहला बात करते हैं फसलों, मसालों और फूलों जैसी विभिन्न उद्यमी फसलों के लिए क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं यह योजना राज्य के समस्त जिलों में थोड़ी चला जा रही है, मेरी बात गलत आती है यहाँ पर से। आपका ऑप्शन नंबर केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 84 का सवाल दिया गया है। सवाल दे रखा है कृषि और संबंधित क्षेत्र में विभिन्न उपक्षेत्रों के वानिकी और प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कितना प्रतिशत योगदान रहा तो मेरे भाई याद रखना कितना बताना है, 6.56% आपको बताना है। थोड़ा सा आपको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि मेरे भाई आर्थिक समीक्षा आप पुराने वाले भी पढ़ना, नई वाले भी पढ़ना, नई वाली क्लासेज आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक के विषयों के संबंधित निम्न उपबंधों में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेखित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 में उन मामलों को परिभाषित किया गया जिसमें धन विधेयक माना जाता है, जिसमें से साथियों कराधान हो गया, भारत के संचित निधि की अभिरक्षा हो गया, उस निधि के धन का वियोग शामिल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई भारत की आकस्मिकता निधि को और अभिरक्षा या फिर उस धन को निकासी या फिर धन विधेयक के दायरे में आती है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी व्यय में भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अनुच्छेद 110 का हिस्सा है, न कि साथियों आकस्मिक निधि का आपको भारित होना है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भी व्यय को भारत के आकस्मिक निधि में भारित व्यय घोषित करना, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लोकसभा के महासचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं राज्यसभा को भेजे जाने वाले या फिर लौटाए जाने वाले सभी विधेयक महासचिव द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, बात सही है। दूसरा बात करते हैं महासचिव को किसी भी संसदीय समिति की बैठक की तिथि और समय निर्धारित करने का अधिकार है यदि उस समिति का अध्यक्ष तत्काल उपलब्ध नहीं है, ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं लोकसभा के महासचिव को भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने प्रकार के राज्यों का समायोजन किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। अरे 1956 की बात हो रही है, 1956 में कितनों का किया गया था, ए श्रेणी थी, बी श्रेणी थी और सी श्रेणी थी, इन तीनों श्रेणियों का किया गया था, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, तरह लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जेपी नारायण स्वायत्त लोकतंत्र का निहितार्थ नहीं है तो मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा प्रमाणविक समाज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 के अंतर्गत संसद की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो संसद विधि द्वारा संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में किसी भी विद्यमान कानून को बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। बात एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद विधि द्वारा राज्य सूची से सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में किसी भी विद्यमान कानून को बेहतर प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान कर सकती है। बात साथियों गलत आती है। आपसे पूछा गया सही कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा 90 का सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का पहचान करनी है। पहला बात करते हैं तो देश के राजनीतिक दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, देश में 6 राष्ट्रीयकृत दल हैं, 52 राज्य दल हैं और 2854 पंजीकृत गैर मान्य प्राप्त राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत हैं। ये बात साथियों गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त संतात्मक घोषणा का उल्लेख किया गया है? तो मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा 29 ग। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकीय दल नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो याद रखना नेशनल पीपुल्स पार्टी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों को से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। देखो वैसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के बारे में बात करें तो इनको 37 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इनको 29 सीट मिली थी। द्रविड़ मेदिनीपुर कन्नगड़म के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर इनको मिली थी 22 मिली थी और तेलुगु देशम को मेरे भाई 16 सीट मिली थी। तो यहाँ पर से ए में तीसरा है, बी में पहला, ए में तीसरा, बी में पहला, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, रियासतों को भारतीय संविधान सभा के साथ विचार विमर्श करने के लिए किस पूर्व संस्था की वार्ता समिति में प्रणीत किया गया था? तो मेरे भाई वो आपको देखने को मिलेगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थायी समिति में किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता तो होती है? तो मेरे भाई याद रखना राष्ट्रपति की आशय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता? तो मेरे भाई किसके द्वारा हटाया जा सकता? तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं, केग की नियुक्ति 148 में होती है। केग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा 149 में मिलेगा। संघ के खातों का प्रपत्र के बारे में बात करें तो मेरे भाई 150 में मिलेगा। ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरे भाई 151 में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर से। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में 1989 से 1990 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व के किस गठबंधन की सरकार रही थी? मेरे भाई याद रखना राष्ट्रीय मोर्चा की रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, हैदराबाद और भारत सरकार के मध्य चल रहे विवादों के दौरान इतिहाद उल मुस्लिमीन नामक संगठन ने रजाकर नामक का आवर्धन सैनिक संगठन बनाया था। बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने JN चौधरी के नेतृत्व में 13 अगस्त 1948 को हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई की थी। बात गलत आती है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, संविधान सभा की संघ संविधान समिति को प्रांतीय संविधान समिति की संयुक्त बैठक 11 जून 1949 को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर प्रांतों के पुनर्वितरण के प्रश्न पर विचार करते हुए 12 सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो मेरे भाई इसके अंदर से बात करें तो याद रखना पट्टाभी सीतारामैया थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर से साथियों GK GS वालों का जो पेपर है वो माइनर 8 वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।